Hello, dear students. Welcome back to the YouTube channel Electrotech CC. माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर इंटरफेसिंग की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था सीरियल कम्युनिकेशन इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर। किस तरह से हम 8051 माइक्रो कंट्रोलर को अनदर पेरिफेरल डिवाइस से सीरियल कम्युनिकेशन करवा सकते हैं, इसकी जो बेसिक थियरी है इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज इस वीडियो में हम इसका प्रोग्रामिंग करने वाले हैं, किस तरह से हम यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करके सीरियल कम्युनिकेशन कर सकते हैं 8051 में, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपके जो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है वो वहां पे क्लियर हो जाए। उसी का इस्तेमाल करके आज हम यहाँ पे 8051 माइक्रो कंट्रोलर को किसी अनदर पेरिफेरल डिवाइस से सीरियल कम्युनिकेशन करवाने वाले हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे बेसिक इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होगी कि यहाँ पे स्पेशल फंक्शन रजिस्टर कौन कौन से यूज होते हैं और इसका इस्तेमाल हम किस तरह से कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेंगे और एग्जांपल से समझेंगे कि किस तरह से माइक्रो कंट्रोलर किसी अनदर पेरिफेरल डिवाइस को डेटा सेंड करता है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले डेटा ट्रांसफर रेट क्या होता है वो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। इसके बारे में हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया है, लेकिन फिर भी इसका जो कॉन्सेप्ट है वो हम क्विक रिवाइज कर लेते हैं। डेटा ट्रांसफर रेट, कितनी स्पीड से हमें यहाँ पे सीरियल कम्युनिकेशन करना है वो हमें डेटा ट्रांसफर रेट से पता चलता है। बेसिकली यहाँ पे ये जो डेटा ट्रांसफर रेट है बिट्स पर सेकंड में दिया जाता है और यहाँ पे ये जो डेटा ट्रांसफर रेट है इसे बॉड रेट भी बोला जाता है। ये यहाँ पे इंडिकेट करता है नंबर ऑफ सिग्नल चेंजेस इन ए सेकेंड, एक सेकेंड में कितनी बार यहाँ पे सिग्नल चेंज होता है वो यहाँ पे डेटा रेट या बॉड रेट से पता चलता है। ये बॉड रेट क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट रहता है, यानी कि अगर कोई माइक्रो कंट्रोलर 11.0592 मेगाहर्ट्ज जो कि एक इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी है उस पे वर्क कर रहा है तो उसको अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पे इसकी मशीन साइकिल फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। इस मशीन साइकिल फ्रीक्वेंसी को अगर फिर से हम यहाँ पे 32 से डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पे इसकी यूआर्ट फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। यूआर्ट का मीनिंग होता है यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर फ्रीक्वेंसी। ये जो फ्रीक्वेंसी है उससे हमें यहाँ पे इसका बॉड रेट पता चल सकता है और बॉड रेट सेट करने के लिए हम यहाँ पे टाइमर का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे 8051 में हमारे पास दो टाइमर है, टाइमर 0 एंड टाइमर 1। हम यहाँ पे टाइमर 1 का इस्तेमाल करने वाले हैं। टाइमर 1 16 बिट का टाइमर है और इसे आप 4 मोड में यूज कर सकते हो, मोड 0, मोड 1, मोड 2 एंड मोड 3। यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे 2880 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से बॉड रेट सेट करना है तो आप इसे 8 बिट से सेट कर सकते हो और यहाँ पे हमारे पास टाइमर में मोड 2 8 बिट का टाइमर है। ओके, तो अगर हम मोड 2 की बात करें तो किसी भी टाइमर में, टाइमर 0 या टाइमर 1 में मोड 2 8 बिट का मोड होता है और इसे हम ऑटो रिलोड मोड बोलते हैं। और ये जो ऑटो रिलोड मोड है इसके बारे में हमने टाइमर वाले चैप्टर में देखा था कि किस तरह से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो ऑटो रिलोड मोड है इसमें टाइमर के दो रजिस्टर होते हैं, TH एंड TL1। यहाँ पे ऑटो रिलोड में आपको वर्क करना है तो TH में आपको कोई डिफाइंड वैल्यू ऐड करनी पड़ती है और उस वैल्यू को यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर TL में लोड करता है। जब भी माइक्रो कंट्रोलर का टाइमर ओवरफ्लो होता है तो TH की वैल्यू TL में लोड करवाई जाती है। यानी कि अगर आपको इससे बॉड रेट सेट करना है तो यहाँ पे आपको कोई स्पेसिफिक वैल्यू TH में ऐड करनी होती है। तो यहाँ पे जो सीरियल कम्युनिकेशन होता है वो अलग अलग स्टैंडर्ड पे सीरियल कम्युनिकेशन होता है और उसी के स्टैंडर्ड बॉड रेट होते हैं। तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड बॉड रेट होते हैं उस पे से किस तरह से TH1 की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है इसके बारे में हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ कि किस तरह से स्टैंडर्ड बॉड रेट से आप TH की वैल्यू देख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने कुछ स्टैंडर्ड बॉड रेट दिए हैं, जैसे कि नॉर्मल कम्युनिकेशन 9600 बॉड रेट पे वर्क करता है और इसके लिए आपको TH की वैल्यू यहाँ पे FD दी गई है, इसे लोड करनी होती है। यानी कि TH1 में आपको यहाँ पे FDH ट्रांसफर करना होता है। ओके, इसी तरीके से अलग अलग स्टैंडर्ड बॉड रेट पे अलग अलग TH की वैल्यू सेट करनी होती है और उसी वैल्यू पे आपका A बॉड रेट सेट हो जाता है और टाइमर 1 का इस्तेमाल हम मोड 2 में करेंगे तो ये उतने बॉड रेट पे यहाँ पे सीरियल कम्युनिकेशन करवाएगा। तो अगर आपको डेटा ट्रांसफर रेट के बारे में पता चल गया है तो अभी हम एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्पेशल फंक्शन रजिस्टर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं और वो रजिस्टर है एसकॉन रजिस्टर, जिसे सीरियल कम्युनिकेशन कंट्रोल रजिस्टर भी बोला जाता है। यहाँ पे अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो मैंने यहाँ पे इंडिविजुअल बीट के बारे में आपको बताया था। तो इस
सीरियल कंट्रोल रजिस्टर में SM0 एंड SM1 की मदद से आप यहाँ पे मोड सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन से मोड में सीरियल कम्युनिकेशन करवाना है। मोस्ट ऑफ केस में यहाँ पे मोड 1 यूज होता है, तो अगर आपको मोड 1 सेट करना है तो ये दोनों बीट से आप मोड 1 सेट कर सकते हो। और मोड 1 सेट करने के लिए SM0 की वैल्यू आपको 0 सेट करनी होती है और SM1 की वैल्यू 1 सेट करनी होती है। SM2 बीट है वो स्पेशली 8052 माइक्रो कंट्रोलर के लिए यूज होता है, तो इसे हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, इसे हम डोंट केयर में ऐड कर देंगे। REN बीट, इसका मीनिंग होता है रिसीवर एनेबल बीट। अगर आपको माइक्रो कंट्रोलर में कोई डेटा अनदर पेरिफेरल डिवाइस से रिसीव करना है तो इसकी वैल्यू आपको 1 सेट करनी होती है। अगर आप इसे 1 सेट करोगे तभी आप माइक्रो कंट्रोलर में डेटा रिसीव कर सकते हो। अगर इसकी वैल्यू 0 रखते हो तो यहाँ पे कोई डेटा रिसीव नहीं होगा। तो बेस्ड ऑन योर एप्लीकेशन, अगर आपको यहाँ पे डेटा रिसीव करना है तो इसकी वैल्यू 1 रखनी है। अगर आपको सिर्फ ट्रांसफर करना है तो यहाँ पे आप इस बीट की वैल्यू 0 रख सकते हो। TB8 एंड RB8, ये दोनों जो बीट है वो स्पेशली मोड 2 सीरियल कम्युनिकेशन के मोड 2 एंड मोड 3 के लिए यूज होते हैं, और इसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। मोड 2 एंड मोड 3 है वो मल्टी प्रोसेसिंग मोड है। हम यहाँ पे नॉर्मली मोड 0 एंड मोड 1 में वर्क करते हैं, तो यहाँ पे इसके बारे में हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे क्योंकि ये मल्टी प्रोसेसिंग के लिए यूज होते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों बीट की वैल्यू हम डोंट केयर रखेंगे, यानी कि इसकी हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट है TI एंड RI। TI का मीनिंग होता है ट्रांसमिट बिट एंड RI का मीनिंग होता है रिसीव बिट। जब भी माइक्रो कंट्रोलर 1 बाइट का डेटा यानी कि 8 बिट का डेटा ट्रांसमिट कर देता है तो उस वक्त माइक्रो कंट्रोलर एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है कि 1 बाइट का डेटा यहाँ पे सेंड हो गया है, और वो एक्नॉलेजमेंट TI बिट के जरिए यहाँ पे मिलता है। जब भी 1 बाइट का डेटा ट्रांसफर हो जाएगा तो ऑटोमेटिक माइक्रो कंट्रोलर TI बिट को 1 कर देगा, अदरवाइज उसकी वैल्यू 0 रहेगी। जब भी माइक्रो कंट्रोलर 1 बाइट का डेटा रिसीव कर लेता है तो वो माइक्रो कंट्रोलर RI बिट के थ्रू यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है कि 1 बाइट का डेटा रिसीव हो गया है। जब रिसीव हो जाएगा तो इस बिट की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी कि ये दोनों इंटरप्ट है जो माइक्रो कंट्रोलर के द्वारा सेट और रीसेट होते हैं, यानी कि इसकी भी हमें यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये माइक्रो कंट्रोलर अपने आप इसे सेट एंड रीसेट करता है, तो इसे भी हम डोंट केयर में ऐड कर देंगे। तो अगर आप देखोगे तो SCON रजिस्टर में हमें सिर्फ 2 ही बीट ऐसे होते हैं जिसे हमें सेट रीसेट करना होता है, बाकी के बीट की आपकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपको सिंपली ट्रांसमिट करना है तो ट्रांसमिट करने के लिए आपको SCON रजिस्टर में 2 ही बीट की रिक्वायरमेंट है, और वो दोनों बीट है SM0 एंड SM1। अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो इसकी वैल्यू होगी 0, 1। SM2 की वैल्यू में यहाँ पे डोंट केयर कंसीडर करके 0 लिख देता हूँ। हमें सिर्फ ट्रांसमिट करना है तो यहाँ पे REN बीट की वैल्यू भी 0 होगी। यहाँ पे ये जो दोनों चारों बीट है इसकी वैल्यू भी हम यहाँ पे 0000 कंसीडर करेंगे। तो अगर आप इसे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो ये आपको मिलेगा 40H। ओके, और अगर हमें डेटा रिसीव करना है तो रिसीव के लिए आप कुछ इस तरह से यहाँ पे लिख सकते हो, SCON इज इक्वल टू मोड 1 में वर्क करेंगे तो 01, SM बिट की वैल्यू 0, रिसीव करना है तो यहाँ पे REN की वैल्यू भी आपको 1 लिखनी पड़ेगी एंड रिमेनिंग बिट की वैल्यू 0000 होगी। तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिलेगी 50H, यानी कि अगर आपको डेटा रिसीव करना है तो आपको 50 लिखना है, अगर आपको डेटा ट्रांसमिट करना है तो आपको 40 लिखना है। ओके, यहाँ पे भी आप डेटा ट्रांसमिट कर सकते हो। जब आप REN इज इक्वल टू 1 लिखते हो तब भी आप डेटा ट्रांसमिट तो कर सकते हो। ओके, यानी कि यहाँ पे अगर आप 50 लिखोगे तो हर एक कंडीशन में आपका माइक्रो कंट्रोलर ट्रांसमिट एज वेल एज रिसीव कर सकेगा। अगर आप यहाँ पे 40 लिखते हो तो आपका माइक्रो कंट्रोलर सिर्फ डेटा ट्रांसमिट कर सकेगा, रिसीव नहीं कर सकेगा। ओके, तो इस तरह से हम यहाँ पे SCON को सेट कर सकते हैं। अगर आपको SCON रजिस्टर पता चल गया है तो अभी नेक्स्ट जो रजिस्टर है वो है T मोड रजिस्टर, जिसके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। T मोड से हम टाइमर सेट कर सकते हैं। अगर आपको कोई स्पेसिफिक बॉड रेट सेट करना है तो इसके लिए आपको T मोड रजिस्टर से कोई टाइमर सेट करना होगा, तो इसके बारे में भी थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। T मोड रजिस्टर का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है। अगर आपको यहाँ पे T मोड रजिस्टर में टाइमर 1 को इस्तेमाल करना है तो हम यहाँ पे टाइमर 1 की वैल्यू सेट करेंगे एंड टाइमर 0 के जो भी बिट्स है उसे डोंट केयर कर देंगे। ओके, इसी तरीके से अगर आपको यहाँ पे टाइमर 1 को मोड 2 में यूज करना है तो मोड 2 सेट करने के लिए हमें यहाँ पे M0 की वैल्यू 0, एंड M1 की वैल्यू 1 करनी पड़ेगी। इसी तरीके से यहाँ पे हमें टाइमर के फॉर्म में यूज करना है तो CT कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू यहाँ पे 0 लिखनी पड़ेगी ताकि T कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0 एंड T इज इक्वल टू 1 हो सके, यानी कि टाइमर के फॉर्म में हम इसे यूज कर सके। नेक्स्ट बीट है वो है गेट बीट।
गेट बिट इंडिकेट करता है कि किस तरह से आपको टाइमर को यहाँ पे ट्रिगर करना है। अगर आपको सॉफ्टवेयर से ट्रिगर करना है तो इसकी वैल्यू यहाँ पे 0 लिखनी है। अगर आपको हार्डवेयर से कोई पिन से यहाँ पे टाइमर को ट्रिगर करना है तो इसकी वैल्यू 1 लिखनी पड़ेगी। यहाँ पे हमें सॉफ्टवेयर बेस्ड टाइमर इंटरप्ट को ट्रिगर करना है तो हम इसकी वैल्यू 0 लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर आप टी मोड रजिस्टर की वैल्यू लिखोगे तो टी मोड रजिस्टर की वैल्यू आपको यहाँ पे मिलेगी 0010 और हर एक डॉट केयर को हम यहाँ पे 00 कंसीडर करेंगे तो ये हो गया 000। ओके, इसे अगर हेक्साडेसिमल में लिखेंगे तो हमें मिलेगा 20H। एसकॉन की वैल्यू हमें ऑलरेडी मिल गई है, एसकॉन की वैल्यू हम लिखेंगे 40H या फिर 50H। ओके, तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिल गई है एसकॉन की एंड टी मोड की। अभी हमें यहाँ पे टाइमर 1 को यूज करना है। टाइमर 1 को हमें यहाँ पे सेट करना होगा। तो टाइमर 1 सेट करने के लिए फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे 9600 का बॉड रेट यूज करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पे TH की वैल्यू सेट करनी होगी। TH1 की वैल्यू हम सेट करेंगे फॉर 9600 बॉड रेट के लिए FDH, जो कि हमने अभी देखा था। जो टेबल में 9600 बॉड रेट था उसमें हमें TH1 की वैल्यू मिली थी FDH। इसे हम यहाँ पे सेट करेंगे। जब हम टाइमर स्टार्ट करना चाहेंगे तब हम Tcon रजिस्टर से TR1 बिट टाइमर रन बिट को सेट करेंगे तो हमारा टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। जब आपका डेटा ट्रांसफर होता है तो डेटा ट्रांसफर होके जब 1 बाइट का डेटा ट्रांसफर हो जाएगा तो ऑटोमेटिक TI बिट जो एसकॉन रजिस्टर का TI बिट था वो TI बिट यहाँ पे सेट हो जाएगा, यानी कि ये इंडिकेट करेगा कि 8 बिट का डेटा ट्रांसफर हो गया है या फिर 1 बाइट का डेटा यहाँ पे ट्रांसफर हो गया है। ओके, तो जब यहाँ पे TI की वैल्यू 1 होगी तो आपका डेटा ट्रांसफर हो गया होगा। ओके, तो इस तरह से हम यहाँ पे वर्क करेंगे। अभी हम देखेंगे कि एग्जाम्पल में किस तरह से असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग की जाती है। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल किस तरह से होते हैं। एग्जाम में कुछ इस तरह से आपको एग्जाम्पल दिए जाते हैं। राइट एन 8051 असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम टू ट्रांसफर the message hello serially at 9600 baud rate with 8 bit data and 1 stop bit। तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि आपको असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग करनी है। यहाँ पे आपको एक मैसेज सेंड करना है जो कि एक स्ट्रिंग के फॉर्म में दिया गया है। स्ट्रिंग यानी कि ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। तो ये जो स्ट्रिंग है वो हमें सीरियली ट्रांसमिट करनी है और हमें यहाँ पे बॉड रेट यूज करना है 9600 का 8 बिट का। यहाँ पे आपको डेटा सेंड करना है और इसके साथ एक स्टॉप बिट भी सेंड करना है कि आपका मैसेज ट्रांसफर हो गया है, ऐसा इंडिकेट करे, ऐसा एक स्टॉप बिट भी ऐड करना है। तो आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि इस तरह का जो प्रोग्राम होता है, इस टाइप के प्रोग्राम को लिखने के लिए आपको यहाँ पे कौन कौन से पैरामीटर की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहले हमें चाहिए टी मोड रजिस्टर की वैल्यू। टी मोड यानी कि टाइमर और टाइमर कौन से मोड में वर्क करेगा उसकी वैल्यू। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे टी मोड की वैल्यू यूज करते हैं 20H। 20H इंडिकेट करेगा कि यहाँ पे टाइमर 1 का इस्तेमाल होने वाला है और ये टाइमर 1 मोड 2 में यूज होने वाला है। ओके, नेक्स्ट थिंग हमें चाहिए वो है एसकॉन रजिस्टर की वैल्यू। एसकॉन इंडिकेट करेगा कि सीरियल कम्युनिकेशन कौन से मोड में वर्क कर रहा है। तो सीरियल कम्युनिकेशन हम यहाँ पे फर्स्ट मोड में यूज करेंगे और इसके लिए हमें वैल्यू मिली थी 40H। नेक्स्ट थिंग हमें चाहिए TH1 की वैल्यू। तो यहाँ पे आपको दिया गया है बॉड रेट 9600 का, इसके लिए TH की वैल्यू आपको चाहिए यहाँ पे FDH। इसी तरीके से जब आपका माइक्रो कंट्रोलर रनिंग कंडीशन में होगा तो इसके लिए TR1 की वैल्यू आपको यहाँ पे 1 सेट करनी होगी। जब आपका 8 बिट का डेटा ट्रांसफर हो जाता है तो आपको यहाँ पे लिखना होगा TI is equal to 1। जब TI is equal to 1 होगा तो 8 बिट का डेटा ट्रांसफर हो गया होगा। तो यहाँ पे आपके पास मल्टीपल 8 बिट के डेटा होंगे क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है। आप यहाँ पे जब सिंगल कोट में इसे लिखते हो तो ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे जो कैरेक्टर है जैसे कि H, E, LL एंड O, तो इन सभी कैरेक्टर की ASCII वैल्यू यहाँ पे यूज की जाएगी और ये जो ASCII वैल्यू होगी वो 8 बिट में होगी। ओके, तो उसी 8 बिट को हम यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे। तो जब हम H की 8 बिट की ASCII वैल्यू ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ये जो TI बिट है वो 1 हो जाएगा। देन हमें नेक्स्ट कैरेक्टर की ASCII वैल्यू सेंड करनी होगी। तो इसके लिए आपको TI को पहले रीसेट करना होगा या फिर क्लियर करना होगा। जब आप इसे क्लियर करोगे तभी आप नेक्स्ट बिट को ट्रांसफर कर पाओगे। ओके, तो ये जो सारे पैरामीटर है इसका नॉलेज आपके पास पहले होना चाहिए, तभी आप इसका प्रोग्रामिंग कर सकते हो। तो हमारे पास जो यहाँ पे स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग को मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से लिख देता हूँ।
कॉमा 0। ये जो 0 है वो इंडिकेट करेगा स्टॉप बिट, यानी कि जब हम 1 बाय 1 एक एक कैरेक्टर को ट्रांसफर करेंगे सीरियली, तब जब 0 आएगा तो ऑटोमेटिक माइक्रो कंट्रोलर समझ जाएगा कि यहाँ पे डेटा ट्रांसफर हो गया है। तो ये 0 है वो हमारा स्टॉप बिट है। जब तक 0 नहीं आता है तब तक माइक्रो कंट्रोलर कंटिन्यूअस 1 बाय 1 कैरेक्टर को ट्रांसफर करता रहेगा और हर एक कैरेक्टर की जो ASCII वैल्यू होगी वो यहाँ पे 8 बिट की होगी। तो यहाँ पे हम प्रोग्रामिंग के लिए रेडी हो गए हैं। तो चलिए अभी देखते हैं किस तरह से प्रोग्रामिंग किया जाता है। तो प्रोग्रामिंग करने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले ये जो यहाँ पे पैरामीटर है, इन सब पैरामीटर में वैल्यू ट्रांसफर कर देंगे, यानी कि ये जो हमारे स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है इसको हम पहले डेटा अप्लाई कर देंगे, इसमें हम डेटा ऐड कर देंगे। तो डेटा ट्रांसफर करने के लिए मैं यहाँ पे डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन यूज करूंगा और वो इंस्ट्रक्शन है MOV, यानी कि मूव। तो सबसे पहले हम टी मोड को डेटा ऐड करेंगे। तो टी मोड कॉमा हैश और हमारा डेटा है 20H। जब हमने असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग देखा था 8051 का, तो मैंने आपको बताया था जब आपको किसी रजिस्टर में डेटा ऐड करना होता है तो आपको हैश साइन ऐड करनी है। ओके, आगे हैश साइन लगानी है। अगर आपको डायरेक्टली एड्रेस ऐड करना है तो हैश साइन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपको ये एड्रेस है और इस एड्रेस में जो डेटा है उसे ट्रांसफर करना है तो आपको यहाँ पे @ साइन इंडिकेट करनी है। इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पे टी मोड में मुझे ये डेटा ऐड करना है। तो डेटा ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे हैश साइन इंडिकेट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट थिंग है वो है एसकॉन। तो एसकॉन में डेटा ट्रांसफर करने के लिए मैं फिर से लिखूंगा मूव एसकॉन कॉमा हैश और हमारा डेटा है वो है 40H। ओके, हमें यहाँ पे डेटा सिर्फ ट्रांसफर करना है, इसीलिए मैंने यहाँ पे 40 यूज किया है। अगर हमें डेटा रिसीव करना होता तो हम यहाँ पे 50H का इस्तेमाल करेंगे। ओके, 50H यूज करते हैं। अभी हमें नेक्स्ट ट्रांसफर करना है TH में। तो मैं फिर से लिखूंगा मूव TH1 कॉमा हैश। जब आपके पास यहाँ पे A to F कैरेक्टर होते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पे पहले 0 लगाना पड़ता है, फिर FDH। तो यहाँ पे हमने 9600 के बॉड रेट सेट करने के लिए TH में इसकी वैल्यू ऐड कर दी है, जिससे हम 9600 का बॉड रेट क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट अभी हमें क्या चाहिए, अभी हमें टाइमर को स्टार्ट करना है। तो टाइमर स्टार्ट करने के लिए हमें यहाँ पे इसकी इंस्ट्रक्शन ऐड करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे TR1 बिट को सेट करने के लिए यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम का एक इंस्ट्रक्शन यूज करूंगा जो कि है सेट बिट। ओके, सेट बिट इंस्ट्रक्शन है, उससे हम इस TR1 को सेट कराएंगे। तो TR1 लिखेंगे तो इस तरह से आप TR1 को सेट कर सकते हो या फिर 1 कर सकते हो। जब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो आपका टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। फिर हमें यहाँ पे ये जो हमारी स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग को यहाँ पे 1 बाय 1 कैरेक्टर को यहाँ से फैच करना है। तो फैच करने के लिए मैं यहाँ पे इंडिविजुअल कैरेक्टर की जो एड्रेस की वैल्यू है उसे डेटा पॉइंटर में स्टोर कर दूंगा। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे लिखना होगा मूव dptr हैश स्ट्रिंग, यानी कि डेटा पॉइंटर है वो स्ट्रिंग में जो फर्स्ट एड्रेस है उस फर्स्ट कैरेक्टर है उस फर्स्ट कैरेक्टर को यहां से पॉइंट करेगा, यानी कि जो फर्स्ट कैरेक्टर H है वो डेटा पॉइंटर में एड्रेस ट्रांसफर कर देगा। तो यहाँ पे स्ट्रिंग का जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो यहाँ पे डेटा, उसका जो एड्रेस है वो डेटा पॉइंटर में ट्रांसफर हो जाएगा। जब ये ट्रांसफर हो जाएगा तो हम यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे मूव CA @A+dptr। ये इंस्ट्रक्शन यहाँ पे हमने इसलिए ऐड की है क्योंकि ये जो स्ट्रिंग होगी ये स्ट्रिंग माइक्रो कंट्रोलर की प्रोग्राम मेमोरी में होगी। तो प्रोग्राम मेमोरी में से डेटा रीड करने के लिए यहाँ पे इस टाइप का इंस्ट्रक्शन यूज होता है। इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि अगर हमें प्रोग्राम मेमोरी में से डेटा रीड करके माइक्रो कंट्रोलर में लाना है और एक्यूमुलेटर में लाना है तो किस तरह से हम यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे DPTR का जो एड्रेस है वो एक्यूमुलेटर में पहले ऐड होगा और ऐड करके उसमें जो डेटा है वो एक्यूमुलेटर में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगर एक्यूमुलेटर में कोई वैल्यू है तो पहले आपको एक्यूमुलेटर को रीसेट करना होता है। तो रीसेट करने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूं मूव A,#00H, यानी कि एक्यूमुलेटर अभी रीसेट हो गया है। एक्यूमुलेटर में जो वैल्यू थी वो अभी रिमूव हो गई है और एक्यूमुलेटर की वैल्यू हो गई है 00H। अभी जो DPTR का एड्रेस है वो एक्यूमुलेटर में ऐड हो जाएगा और एक्यूमुलेटर और
प्लस डीपीटीआर का जो एड्रेस मिलता है उसमें जो डेटा है उसे एक्यूमुलेटर में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यानी कि एच जिस लोकेशन पे लिखा गया है उस लोकेशन में एच की जो आस्की वैल्यू है उस आस्की वैल्यू को एक्यूमुलेटर में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अभी हमें जो एक्यूमुलेटर में वैल्यू है उसे सीरियल बफर रजिस्टर में ट्रांसफर करनी है। तो सीरियल बफर रजिस्टर में ट्रांसफर करने के लिए मैं इस तरह से इंस्ट्रक्शन लिखूंगा, मूव एस बफर कॉमा ए, यानी कि एक्यूमुलेटर की वैल्यू को एस बफर में ट्रांसफर कर दो। अभी जो एक्यूमुलेटर में आस्की वैल्यू आई थी उसे सीरियल बफर रजिस्टर में स्टोर कर दी गई है। सीरियल बफर रजिस्टर ट्रांसमिट पिन को ये जो 8 बिट का डेटा है वो सेंड कर देगा और वहां से सीरियली डेटा बाय बिट आगे ट्रांसफर होगा। जब तक बिट 8 बिट का डेटा ट्रांसफर नहीं होता है तब तक टी की वैल्यू 0 रहेगी। जब 8 बिट का डेटा ट्रांसफर हो जाएगा तो टी की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो हमें यहाँ पे कंटिन्यूअस देखना पड़ेगा कि यहाँ पे 8 बिट का डेटा ट्रांसफर हो गया है या नहीं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे इंस्ट्रक्शन ऐड करता हूं, जंप नॉट बिट TI कॉमा लेबल 1, और लेबल 1 में यहाँ पे ऐड कर देता हूं। यानी कि ये इंस्ट्रक्शन इंडिकेट करती है जब तक TI की वैल्यू 1 नहीं होती है तब तक इसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते रहो। जंप नॉट बिट यानी कि TI बिट है वो जब तक सेट नहीं होता है तब तक इसे एग्जीक्यूट करते रहो। जब TI की वैल्यू जब 8 बिट का डेटा ट्रांसफर हो जाएगा तो ऑटोमेटिक TI की वैल्यू 1 हो जाएगी और ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा। और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हम यहाँ पे लिखेंगे क्लियर TI बिट, यानी कि अगर हमें नेक्स्ट कैरेक्टर सेंड करना है, नेक्स्ट कैरेक्टर की आस्की वैल्यू सेंड करनी है तो पहले हमें यहाँ पे TI को क्लियर करना होगा। जब क्लियर कर देंगे तो हम नेक्स्ट जो कैरेक्टर है ई कैरेक्टर है इसकी आस्की वैल्यू सेंड कर सकते हैं। और इसके लिए मुझे डीपीटीआर में 1 से इंक्रीमेंट करना होगा ताकि डीपीटीआर में नेक्स्ट एड्रेस, मेमोरी लोकेशन का नेक्स्ट एड्रेस यहाँ पे आ सके। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं INC DPTR, जिससे डीपीटीआर की वैल्यू 1 से इंक्रीज हो जाएगी। जब 1 से इंक्रीज हो जाएगी तो मुझे यहाँ से फिर से प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूं शॉर्ट जंप टू बैक, मैं लेबल ऐड कर देता हूं बैक, और बैक लेबल मैं यहाँ पे लिख देता हूं। यानी कि जब इंक्रीमेंट हो जाएगा डीपीटीआर में तो फिर से यहां से प्रोग्राम बैक लेवल पे चला जाएगा और बैक लेवल से फिर से यहां से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट कर देगा। ओके, तो फिर से एक्यूमुलेटर 0 हो जाएगा, फिर से जो डीपीटीआर में 1 से इंक्रीमेंट हुआ था जो लोकेशन वो एक्यूमुलेटर में ऐड होगा और उस लोकेशन पे जो डेटा है यानी कि ई की जो आस्की वैल्यू है वो यहाँ पे एक्यूमुलेटर में ट्रांसफर कर दी जाएगी। फिर से एक्यूमुलेटर का जो डेटा है उसे सीरियल बफर रजिस्टर को दिया जाएगा। सीरियल बफर रजिस्टर 1 by 1 बिट को आगे ट्रांसफर करेगा ट्रांसमिट पिन पे, और जब तक 8 बिट का डेटा ट्रांसफर नहीं होता तब तक TI की वैल्यू 1 नहीं होती है। जब तक 1 नहीं होती है तब तक ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती रहेगी। जब TI की वैल्यू 1 होती है तो उसे हम फिर से रीसेट कर देंगे और डीपीटीआर में फिर से 1 से इंक्रीमेंट करेंगे तो ये नेक्स्ट कैरेक्टर को फैच कर लेगा और फिर से यहाँ पे हम बैक लेवल पे ट्रांसफर हो जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस है वो तब तक चलती रहेगी जब तक हमें लास्ट कैरेक्टर नहीं मिलता है तब तक। जब हम लास्ट कैरेक्टर को ट्रांसफर कर देंगे तो नेक्स्ट कैरेक्टर यहाँ पे हमें मिलेगा 0, जो कि हमारा स्टॉप बिट है। तो जब हमें यहाँ पे 0 मिलता है तो ये प्रोसेस हमें यहाँ पे स्टॉप कर देनी है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन ऐड करनी होगी। यहाँ पे हम इंस्ट्रक्शन ऐड करेंगे जंप ऑन 0। एक्यूमुलेटर में जब वैल्यू हमें 0 मिलती है तब हमें इस प्रोग्राम में से एग्जिट ले लेना है। ओके, तो मैं यहाँ पे लेबल दे देता हूँ एग्जिट। ओके, तो जब एक्यूमुलेटर में वैल्यू हमें यहाँ पे डीपीटीआर प्लस एक्यूमुलेटर को ऐड करके जो लोकेशन मिलता है और उस लोकेशन में अगर एक्यूमुलेटर में वैल्यू 0 आती है तो मैंने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन ऐड किया है जंप ऑन 0। कहां पे जंप करना है? एग्जिट लेबल पे। तो एग्जिट लेबल कहाँ है? एग्जिट लेबल को आपको यहाँ पे फिर से ऐड करना होगा। तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूं एग्जिट लेबल को कुछ इस तरह से, शॉर्ट जंप ऑन एग्जिट। ओके, और यहीं पे मैं फिर से ऐड कर देता हूं एग्जिट लेबल। तो एग्जिट लेबल क्या यहाँ पे इंडिकेट करेगा कि जब यहाँ पे एक्यूमुलेटर में 0 वैल्यू आ जाती है तो यहाँ से प्रोग्राम यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा और यहाँ पे मैंने लिखा है शॉर्ट जंप ऑन एग्जिट। ओके, तो फिर से यही इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती रहेगी क्योंकि हमारा जो सीरियल डेटा है वो सीरियल डेटा कंप्लीट हो गया है। हमने पूरी स्ट्रिंग को एक साथ ट्रांसफर कर दिया है और यहाँ पे जो हमारा सीरियल डेटा है वो सीरियल डेटा कंप्लीट हो गया है। ओके, तो इस तरह से आप यहाँ पे प्रोग्रामिंग कर सकते हो।
एक चीज यहाँ पे बाकी है और वो है स्ट्रिंग को ऐड करना। तो स्ट्रिंग को ऐड करने के लिए आप यहाँ पे कुछ इस तरह से लिख सकते हो। स्ट्रिंग को ऐड करने के लिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से दी जाती है। स्ट्रिंग स्ट्रिंग कॉलन साइन डीबी, एक सिंगल कोट में जो भी आपकी स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग ऐड कर दीजिए, कॉमा 0 इंडिकेट करता है स्टॉप बिट। तो इस तरह से आपका फाइनल प्रोग्राम कंप्लीट होता है। ओके, आशा करता हूं कि आपको इस प्रोग्राम में जो भी मैंने यहाँ पे समझाया है वो समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन एग्जाम में कोई भी आए, उसमें कोई भी यहाँ पे स्ट्रिंग दी जाती है, कितनी भी बड़ी यहाँ पे आपको स्ट्रिंग दी जाती है, इस प्रोग्राम की मदद से आप यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग को सीरियली डेटा ट्रांसमिट कर सकते हो। और जब भी स्ट्रिंग कंप्लीट हो जाएगी तो ऑटोमेटिक आपका प्रोग्राम है वो यहाँ पे शॉर्ट जंप एग्जिट पे आ जाएगा और इसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता रहेगा। तो इस तरह से यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में सीरियल कम्युनिकेशन किया जाता है।